नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शाम के 6:30 बज चुके हैं। वक्त है इस वक्त की बड़ी डिबेट का, लेकिन उससे दरअसल खबर यह है कि अब मोदी सरकार की ओर से चीन की 43 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल स्ट्राइक एक बार फिर से मोदी सरकार की ओर से की गई है। यह महंगा चीन को एक बार फिर से पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार चीन साजिश रच रहा है, साजिश कर रहा है और भारत सरकार भी उसको नाकाम कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले। दरअसल मोदी सरकार ने 43 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स पूरी तरीके से बैन कर दिए हैं। एक बार फिर से अगर देखा जाए, इससे पहले भी तमाम डिजिटली स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की ओर से की गई थी, और एक बार फिर अब मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक चीन पर की है। चीन के 43 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें अलीबाबा ऐप को पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके जो सपोर्टिव ऐप्स थे उनको अब बैन कर दिया गया है। जिसमें एक और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है, सैटेलाइट तस्वीरों से चीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त, सैटेलाइट तस्वीरों से चीन पर बड़ा खुलासा। डोकलाम में फिर सामने आई है चीन की साजिश। चीन ने एक बार फिर से डोकलाम में साजिश रचने की कोशिश की है, और डोकलाम में दरअसल काफी अंदर तक सड़क बनाई गई है चीन की तरफ से। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है चीनी सेना को। इस वक्त जानकारी यह मिल रही है, जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, और इस खुलासे में डोकलाम की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो रहा है। दरअसल जो तस्वीरों में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि चीन डोकलाम के भीतर काफी सड़क बना ली है, काफी अंदर तक। चीनी सेना को वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है, इसको लेकर समझिए जरा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, साजिश जो चीन की तरफ से की गई है, बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से डोकलाम में चीनी साजिश का दरअसल ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार डोकलाम में चीन ने काफी भीतर तक सड़क बना ली है, काफी अंदर तक सड़क बना ली है, ये नजर आ रहा है। ऐसा करके जैम्पैलरी रिज तक चीनी सेना को पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। ऐसा करके दरअसल जैम्पैलरी रिज तक चीनी सेना को पहुंचाने का एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। यह चीनी साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय सेना ने उस वक्त चीन के कंस्ट्रक्शन वर्करों को काम करने से रोक दिया था। लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। तब भारतीय सेना ने निर्माण का काम करने नहीं दिया, क्योंकि इससे चीन की सेना भारत के उस चिकन नेक पर नजर रख सकती थी जो भारत की तरफ है। ऐसी जगह चीन की पहुंच भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। 3 साल बाद चीन ने चीन भूटान सीमा के दक्षिण में तोरसा नदी के किनारे दरअसल सड़क बना ली है, जिससे भारत के लिए वही खतरा पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। समझ लीजिए जरा चीन की साजिश। ये इलाका दरअसल 2017 के विवाद वाली जगह से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। दरअसल विवाद वाली जगह को चीन ने वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन बाकी हिस्सों में यथास्थिति बदल रहा है। चीन स्थायी स्ट्रक्चर और सड़कों का भी निर्माण कर रहा है। एक ऐसे पठार पर गांव बसा रहा है जहां 3 साल पहले तक कोई आबादी ही नहीं थी, वहां पर गांव बसा रहा है चीन। वो पठार वाले क्षेत्र में डोकलाम इलाके के पास चीन सेना का सामान रखने के लिए नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। चीन सेना का वहां पर सामान रखा जा रहा है उन बंकर्स में। नई दिल्ली से भूटान के राजदूत ने यह कहा था कि भूटान के अंदर चीन का कोई गांव नहीं है। यह नई दिल्ली में भूटान के राजदूत ने कहा। उस समय उन्होंने सीमा मामले पर कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया था। उस वक्त सीमा के मामले पर जानकारी देने से इनकार किया था, लेकिन इतना माना था कि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर बातचीत जरूर चल रही है। ये समझिए जरा, ये दरअसल चीन की साजिश है। लेकिन इस वक्त एक और अहम जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन ने
चली एक और साजिश वाली चाल, एक और साजिश वाली चाल चीन की ओर से चली गई है। बड़ी और अहम खबर, चीन ने भूटान के 2 किलोमीटर अंदर एक गांव बसाया है। भूटान के 2 किलोमीटर अंदर, ग्लोबल टाइम्स का दावा, पांडा गांव को नया बसाया गया है चीन की ओर से। चीन गांव भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में बनाया गया है। समझ लीजिए, ये चीन ने जो गांव बसाया है, चीन भूटान के बीच जो विवादित क्षेत्र है वहां पर बसाया गया है ये गांव। ये चीन की नई साजिश है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भूटान की सीमा के पास बसाया गया पांड्या गांव चीन की सीमा में आता है। जो पांड्या गांव है वो चीन की सीमा में आता है, ये ग्लोबल टाइम्स का दावा है। लेकिन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीनी गांव भूटान और चीन के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वहां पर बसा हुआ है। समझिए चीन की ये नई चाल, क्यों सीमा के पास चीन ने ये गांव बसाया है। ग्लोबल टाइम्स ने दरअसल कहा है पांड्या गांव को नया बसाया गया है और सितंबर में यहां पर लोगों को बसाया गया। इससे पहले भारत में भूटान के राजदूत ने इसका खंडन किया था कि ये गांव उनके क्षेत्र में आता है। इसका खंडन राजदूत कर चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दस्तावेजों के मुताबिक शांगदुई गांव में 27 घरों के 124 लोग पांड्या गांव में हैं। यह गांव काउंटी से 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव में एक चौक, हेल्थ रूम, स्कूल, सुपरमार्केट भी है। चीन विवादित इलाकों में आम नागरिकों के लिए घर बनाकर उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर करता है ताकि उस इलाके पर अपने दावे को मजबूत किया जा सके। चीनी अखबार ने एक विवादित नक्शा भी दरअसल जारी किया है। दावा यह किया गया है कि गांव चीन की सीमा में स्थित है। यह इलाका भारत, भूटान, चीन के सीमा पर है। चीन के इस नक्शे में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने उल्टे भारत का पर आरोप लगाया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन और भूटान के बीच अनसुलझी बातों को लेकर कांग्रेस ने चीन की ओर से भूटान में निर्माण किए जाने वाले मामलों में केंद्र सरकार को भी घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन भूटान क्षेत्र के अंदर एक बस्ती का निर्माण कर रहा है जो डोकलाम से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, जिससे सिलीगुड़ी गलियारे के लिए एक और खतरा पैदा हो गया है। इससे पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से अलग किया जा सकता है। पवन खेड़ा ने यह कहा है, पिछले सैटेलाइट तस्वीरों में हर देशभक्त भारतीय के मन में चिंताएं पैदा हो रही हैं। केवल हमारी सरकार ही ऐसी है जो जिसे इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर सियासत भी हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि सीमा पर चीन की रणनीतिक तैयारी की हकीकत को पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता। तो ये आप समझिए, चीन को भारी पड़ेगी ये साजिश। तमाम जो साजिशें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, दिखाई हमने। चीन लगातार साजिश कर रहा है, लेकिन भारत पर यह साजिश चीन की नाकाम पड़ेगी। इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी प्रियंका चौधरी का रुख करते हैं। स्टूडियो में वो हमारे साथ है। ओवर टू यू प्रियंका। बिल्कुल अब्दुल, कई बड़ी बातें जिसका आपने जिक्र किया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय उनसे करवाते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और राजेश कुमार हैं हमारे साथ, डिफेंस मामलों की अच्छी खासी जानकारी आप रखते हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कर्नल टीपी त्यागी जी, डोकलाम के अंदर 2017 से आगे चीन बढ़ गया है, उससे अलग तरह का खतरा है, या ये जो चीन नई नई चाल चल रहा है इससे क्या निकाला जाए, मतलब कि चीन किस तरह की तैयारी कर रहा है? ये देखिए, ये चीन का एक डिसेप्शन मेजर है। डोकलाम प्लेटू में जो रिवर स्लोप है, उस स्लोप पे हार्ड स्टैंडिंग देखी गई है सैटेलाइट तस्वीर में। एक हार्ड स्टैंडिंग तो 25 मीटर बाई 40 मीटर की है, जो ये बताती है कि वो हेलीकॉप्टर हैंगर्स के लिए है। वहीं पे हेलीकॉप्टर के फ्यूल का और रिपेयर की भी बनेगी। 2 हार्ड स्टैंडिंग ऐसी देखी गई है जिनमें हर एक में एक एक बटालियन तैनात की जा सकती है, रखी जा सकती है। अब ये जो इन्होंने काम किया, ये डोकलाम प्लेटू के रिवर्स स्लोप पे किया, यानी कि जो हमारी तरफ से दिखाई नहीं देता मगर सैटेलाइट तस्वीरों में आया। अब ये भी सामने आया कि इन्होंने भूटान में 2 किलोमीटर अंदर एक गांव, पांगड़ा गांव बसा लिया। अब ये गांव बसाना इनका एक डिसेप्शन है, एक नहीं, इन्होंने ऐसे पूरी सीमा में 12 इंटीग्रेटेड मॉडल विलेज बना लिए हैं
और वो इंटीग्रेटेड मॉडल विलेज जो है उसमें करीब करीब 20 से 25 घर हैं, मगर असलियत में दे आर द एक्सटेंशन ऑफ कैंटोनमेंट, क्योंकि उन गांवों में, उन इंटीग्रेटेड मॉडल विलेजेस में सर्विलेंस टावर्स हैं और उनके साथ मिलिट्री स्टोरेज बंकर्स भी हैं, यानी कि उन गांवों में फिलहाल कोई लोग नहीं रह रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये डिसेप्शन मेजर है ताकि वक्त पड़ने पे उनकी मिलिट्री इन गांवों का इस्तेमाल कर सके। और एक मजे की बात यह है कि ऐसे समय में जब भूटान में पांगड़ा गांव बसा लिया गया, जहां पे एक सुपरमार्केट भी बना दिया गया, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी गई, लेकिन भूटान के राजदूत कहते हैं कि हमारे एरिया में कोई गांव नहीं बनाया। अब यहां से समझिए, यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि सत्ता और पैसा आफ्टर ऑल काम करता है। वो भी, भूटान भी किसी ना किसी तरह से दबी आवाज में ये कह रहा है कि जी हमारे यहाँ गांव नहीं बनाया गया, जबकि बसा दिया गया है। भूटान के ही अब हमें अंदर ऑपोजिशन के नेता को ये समझा नहीं पा रही है वहां की सरकार की ये जो चीन दखल दे रहा है, जो निर्माण कर रहा है, ये असल में भूटान का कैसे नहीं है, जो भूटान के अंदर होते हुए भी चीन जिसके ऊपर बैठा है कब्जा करके। मैं आपके पास आऊंगी और भी सवाल लेकर। संजीव श्रीवास्तव जी, हम किस बात का इंतजार करें कि चीन वहां जहां पर निर्माण कर रहा है वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखने लग जाए बैठकर? किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार की पूरी वॉच है और भारत सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है जी। और यदि चाइना की तरफ से इसी तरह की हिमाकत जारी रही तो जारी है कि भारत भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। और भारत है ये किसी भी तरह की चाइना की के साथ किसी भी तरह का कोई उसकी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार की तरफ से चाइना से जो भी वार्ताएं चल रही हैं उसमें हर एक वार्ता में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। और ये डोकलाम का जो 2017 का जो विवाद पैदा हुआ था जी, उसमें भी भारत ने जो दृढ़ संकल्प दिखाया था, 73 दिनों तक का ये स्टैंड ऑफ चला था, उसके बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा था। तो जाहिर है कि डोकलाम के सेक्टर में भी, सिक्किम सेक्टर में भी यदि चाइना कोई हिमाकत ऐसे ही करता है तो जाहिर है कि भारत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और कड़ा उसका प्रतिवाद करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो है भारत सरकार जरा भी उसको लेकर के लापरवाह है। भारत सरकार पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडर वॉच रखे हुए है। एक बात प्रियंका जी बहुत स्पष्ट है कि चाइना के साथ जो भी वार्ता चल रही है उसे हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही करना होगा। चाइना का जो चरित्र है वास्तविक रूप से यह धोखे वाला चरित्र है। उसके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में धोखा है। उसके जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स रहे हैं सुंजू, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो डिसेप्शन है वो किसी भी चाइना की रणनीति का अवश्य पार्ट होना चाहिए। और शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो अति महत्वाकांक्षी चाइना है वो उस सुंजू की फिलॉसफी पे ही चल रहा है और उसी धोखे वाली चरित्र को सामने ला रहा है। जाहिर है कि चाइना के चरित्र में विस्तारवाद है, धोखा है, अवसरवाद है, नकारात्मकता है, आधिपत्यवाद है। तो ये सारी चीजों को भारत अच्छी तरह से समझता है और यही कारण है कि आज भारत, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे वो मिडिल सेक्टर हो, चाहे वेस्टर्न सेक्टर हो, सभी पे पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और चाइना की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। श्रीवास्तव जी, एक चीज तो साफ नजर आती है कि चीन का इरादा वाकई में कुछ करने का है तो पीठ पर वार करने की क्या जरूरत है? आपके पास बहुत बड़ी आर्मी है जिसके हिसाब से आपको लगता है कि दुनिया के अंदर चाइना का डंका बजना चाहिए, लेकिन आपको असल में मालूम है कि उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, इस वजह से आप पीठ में ही छुरा घोंप सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन चीन को लेकर अगर राजेश हम ये सोचे कि ये जो आक्रामकता हमें दिख रही है कुछ महीनों के बाद, क्या ऐसा प्लान है शी जिनपिंग का? कहां ऐसी नजर है जिसकी वजह से उन्हें भटकना पड़ता है? कभी आपको डोकलाम की तरफ जाना पड़ता है, कभी भूटान में घुसना पड़ता है, वहां कुछ हंगामा होता है तो आपको पूरी लद्दाख में देखना पड़ता है। लद्दाख से निकल नहीं पा रहे हैं, जगह जगह हाथ पांव फैला रहे हैं जिनपिंग। देखिए प्रियंका, जगह जगह शी जिनपिंग हाथ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग को चाहिए कि कुछ तो वो अपने देश को बता सकें कि आखिरकार उन्होंने हासिल क्या किया है। 2017 में डोकलाम में पिटे, 73 दिन बाद वापस वो लौट के, उसके बाद उन्होंने सोचा कि लद्दाख में चलते हैं, अपनी दाल गलाते हैं, लेकिन लद्दाख में भी दाल नहीं गली। वहां पे भारतीय सेना ने उन्हें वो जवाब दिया जहां से अब उन्हें वो फंसे हुए हैं, वहां से उन्हें लौटने पे वो मजबूर हैं। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ भारतीय सैनिक हैं और तीसरी तरफ जो है जान का जोखिम है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि वहां से निकलें, अब आगे वहां से बढ़ नहीं सकते हैं।
लद्दाख में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उनको काउंटर किया है और जिस हिसाब से भारतीय सेना तैनात है, उससे बिल्कुल साफ है प्रियंका कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शी जिनपिंग की पीएलए में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़े, लेकिन शी जिनपिंग को कुछ तो चाहिए जो अपने देश की जनता को दिखा सके कि हमने 3000 किलोमीटर दूर ले जाकर सेना को क्या हासिल किया है। तो वो कहां दिखाएंगे? यही वजह है कि अब चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जाके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो, वहां पर चीन की सेना की तैनाती देखी जा रही है। चीन चाहता है जी चीन चाहता है कि भारत को हम उलझा के रखें, लेकिन प्रियंका क्या हम इसे उस तरीके से नहीं देख सकते? हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब शी जिनपिंग को यह डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। मेरा यही मानना है कि शी जिनपिंग को यह डर है इस वक्त कि उसने लद्दाख में मोर्चा खोला था, लेकिन भारत अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में उसकी भूमि पर जाकर बैठ सकता है, मोर्चा खोल सकता है, और यही डर जो है अब शी जिनपिंग की गले की फांस बना है। इसी वजह से वो अपनी तरफ जो है एलएसी की अपनी तरफ अपने जो ढांचा है उनका उसे मजबूत कर रहे हैं, ताकि भारत की जो रिएक्शन है, भारत की जो गतिविधियां हैं उन पे नजर रखी जा सके। लेकिन प्रियंका इतना साफ है कि भारत कहीं कमजोर नहीं है। भारत ने जिस दिन ठान लिया कि शी जिनपिंग को सबक सिखाना है, पीएलए को सबक सिखाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। टीपी त्यागी जी, जैसा राजेश कह रहे हैं कि हमने अभी शायद तारीख नहीं सुनिश्चित की है, इसलिए जितना जिनपिंग को उछल कूद करना है वो कर सकते हैं। भूटान में करना है, अरुणाचल में करना है, सिक्किम में जाना है, जहां उनका मन करता है वहां का वो देख सकते हैं कि क्या हिसाब बैठता है उनको, कि किसी तरह से आर्मी को आगे लाना पड़ेगा तो कौन सा मोर्चा खोला जाए। लेकिन क्या ये चीजें चिंता का कारण नहीं है कि मिसाइलें पहुंचाने जैसे बंकर बन रहे हैं, हेलीपोर्ट तैयार हो रहे हैं, हथियारों को रखा जा सके उस तरह के बंकर का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिनपिंग के दिमाग में कोई खतरनाक प्लान है, जो वो शायद इस समय भारत के डर से ही सही, लेकिन चुपचाप अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं। शायद कहीं से कोई मोर्चा ऐसा मिल जाए जो भारत के खिलाफ जिनपिंग के काम आ जाए। राजेश जी ठीक कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमारे पास नेगोशिएटिंग टेबल पे मेज के ऊपर मुट्ठी मार के ये कहने की ताकत आ गई कि हम पैंगोंग के दक्षिण इलाके से नहीं हटेंगे। लेकिन डोकलाम में सिक्किम और भूटान के सामने जो हुआ है उससे हमारी नेगोशिएटिंग पावर में कहीं ना कहीं डेंट आया है। ये तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान तैयार है और ऐसे नहीं चाइना को आने देंगे, लेकिन चाइना एक भस्मासुर बन चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये वही प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था 80 के दशक में कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा चीन को खोल के हमने उसे एक भस्मासुर बना दिया। और भस्मासुर के लिए आप ये समझ लें, जो सच है कि जो फायर पावर है वो चीन की इंडिया से ज्यादा है। ये भी सच है कि इंडिया का सैनिक के सामने चाइना का सैनिक दूर दूर तक भी खड़ा नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में हमको भस्मासुर को मारने के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी और अपना चक्रव्यूह रचना पड़ेगा। चक्रव्यूह हमारी सरकार ने रच दिया, वो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में और क्वेड में और सब में दिखाई दे गया। लेकिन हमें जो अपनी तैयारी करनी है, एक सवाल मैं पूछता हूं कि टारसा वैली में, चुम्बी वैली में उनके, ठीक है, तब तक एक छोटा सा सवाल संजीव जी, हमारे पास एक अपडेट है, जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस पहाड़ी तक जाने से हमने 2017 में रोका, वहां तक वैकल्पिक रास्ता निकालने का मतलब तो यही हुआ ना कि जिनपिंग की वो तैयारी कहीं ऐसी जगह पर नहीं हो रही है जो हमें नजर नहीं आएगी। वो तैयारी ऐसी है जो उसने सोच समझकर उस पहाड़ी तक पहुंचने के बारे में सोचा था, और अब 9 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार है उसके लिए। जी देखिए, चाइना की मंशा बिल्कुल धोखे से भरी पड़ी है और भारत सरकार इस बात को जानता है। और भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भारत के लीडर्स हैं, वो हमेशा इस बात को समझते हैं कि चाइना की जो मंशा है विस्तारवादी है और उसमें धोखा है। इसी वजह से भारत जो अपनी लगातार पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को पूरे सिक्किम सेक्टर में भी मजबूत किए हुए है, और डोकलाम के ऊपर जो भी चाइना की तरफ से अगर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उसके ऊपर अगर आवश्यकता आती है, और जैसा कि आपने पूछा कि क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते लंबे समय तक, तो जाहिर है कि भारत सरकार समय आने पर उचित कार्रवाई करेगी।
और वहां पर भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया अभी जाएगा। तो जिनपिंग जिस अपनी तरह लिए का मुसीबत प्रोटेस्ट हमें मोल ले लद्दाख रहे में हैं। एक बड़ी अपडेट आ रही है अब्दुल का रुख करेंगे न्यूज रूम से। एक अपडेट है, क्या इस समय स्थिति अब्दुल बनी हुई है? क्योंकि अभी तो जो चीन के साथ भारत के रिश्ते हैं उसमें बहुत किसी तरह का हम देख नहीं रहे कि कोई नरमी किसी तरफ से आने वाली है। दोनों की तरफ से गहमा गहमी हो रही है, लेकिन क्या जानकारी आपके पास बताएं। बिल्कुल, देखिए बड़ी और अहम खबर यह है, आज से 6 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स के दौरे पर विदेश मंत्री जा रहे हैं। दौरे की शुरुआत में बहरीन में होंगे विदेश मंत्री, समझिए जरा, फिर संयुक्त अरब अमीरात और आखिर में सेशल्स में एस जयशंकर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जब आज से 6 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स, ये 3 देश हैं जहां पर विदेश मंत्री जाने वाले हैं। 6 दिन का ये दौरा है। ये दौरा अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रियंका, क्योंकि इस दौरे से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के लिए जा रहे हैं बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स में। यहां पर अलग अलग देशों में पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, समझिए, ये 6 दिवसीय दौरा किस लिहाज से अहम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स के 6 दिवसीय दौरे पर आज से है। यह समझने वाली बात है, आज से 6 दिन का यह दौरा है। जयशंकर दौरे की शुरुआत दरअसल बहरीन से करने वाले हैं। बहरीन में सबसे पहले वो जाएंगे और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे विदेश मंत्री। पहले बहरीन से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, और अपना अंतिम पड़ाव जो दौरे का है वो होगा सेशल्स, जहां पर एस जयशंकर विदेश मंत्री पहुंचेंगे। ये 3 देश, इन 3 देशों में 6 दिन का दौरा विदेश मंत्री का देखने को मिलेगा। समझिए जरा, जयशंकर दरअसल 24 और 25 नवंबर को बहरीन के 2 दिन के दौरे पर होंगे, यानी कि 24 और 25 तारीख जब बहरीन में हैं। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर फोकस रहने वाला है इस दौरे पर, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से चर्चा रहेगी ये देखना होगा इस दौरे में। इसके अलावा विदेश मंत्री जो हैं वो 25 और 26 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। 25 और 26 नवंबर वो तारीख है जब संयुक्त अरब अमीरात में विदेश मंत्री रहने वाले हैं। यहां पर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी अपने समकक्ष। दरअसल शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से बातचीत की जाएगी। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल से बातचीत होगी, चर्चा होगी, क्या कुछ होगी वो जरूर देखना होगा। दौरे का अंतिम पड़ाव जो होगा विदेश मंत्री का वो 27 और 28 नवंबर का है, जब वो सेशल्स की यात्रा करेंगे। सेशल्स में पहुंचेंगे विदेश मंत्री। वो तारीख होगी 27 और 28 नवंबर की, जब वो आखिरी 6 दिवसीय जो दौरा है, आखिरी पड़ाव, अंतिम पड़ाव सेशल्स का है 27 और 28 नवंबर का। सेशल्स में जयशंकर यहां के नेतृत्व से बातचीत करेंगे, जो वहां का नेतृत्व कर रहे होंगे सेशल्स का, उनसे बातचीत की जाएगी। ये 6 दिवसीय दौरा अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रियंका। इन 6 दिवसीय दौरे को लेकर एस जयशंकर का 6 दिवसीय दौरा बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है प्रियंका। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी के लिए, और तमाम मेहमानों का रुख करते हैं। उससे पहले राजेश, आपका कमेंट इस पर चाहेंगे कि बहरीन के साथ, सेशल्स के साथ और यूएई के साथ जो ये बातचीत होगी, कोई नई चीज आपकी नजर में है इस समय? क्योंकि चीन तो तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है कि भारत अपने ऐसे ही विवादों में उलझा रहे जो चीन के साथ चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत ने ये बताया है कि सिर्फ दिखावटी आक्रामकता में हमें भरोसा नहीं है। देखिए, इसमें 2 नाम बड़े अहम हैं, एक तो बहरीन और दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ये वो 2 देश हैं जिन्होंने इजराइल को खुल के समर्थन दिया और इजराइल को कहा है कि हाँ, हम आपको मान्यता देते हैं, और भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रियंका, ये वो वक्त है जिस वक्त में पाकिस्तान भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत मुस्लिम विरोधी देश है। इमरान खान लगातार हर मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की बात हो या बहरीन की बात हो या दूसरे देशों की बात हो, वो पाकिस्तान को नकार चुके हैं। तो ये यहां पे जाके भारतीय विदेश मंत्री जाएंगे, वहां पे
पाकिस्तान को तो किनारे कर चुके हैं, लेकिन अब बात चीन की यहां पर भी की जाएगी, क्योंकि चीन का जो तेल है या चीन के जो लोग हैं यहां पे बहुत काम करते हैं, चीन इनसे तेल भी आयात करता है, तो उस पर भी भारतीय विदेश मंत्री की बातचीत होगी और चीन को किस प्रकार से साइड में लगाना है उस पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान को ये साइड में कर चुके हैं, लेकिन अब चीन की बारी है और विदेश मंत्री की पूरी कोशिश होगी कि इन तीनों देशों में जाकर जो मिशन वो लेके जा रहे हैं चीन को साइड करने का, उसे अंजाम दे सकें। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज पर आती हूँ, जो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक गांव बसा है भूटान के अंदर और वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए कुछ इमेजेस भी आ गई हैं, उसके बाद भी भूटान की सरकार एक तरह से चुप करके बैठी है, क्या कोई ऐसा भरोसा है जो चीन ने भूटान को इसके बदले में दिया होगा? प्रियंका देखो, भूटान भी बहुत दबाव में है इस वक्त। आप मान के चलिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है और भूटान बहुत दबाव में महसूस कर रहा है इस वक्त और चीन लगातार दबाव बना रहा था। इससे पहले कई बार चीन की तरफ से कहा, उसके एरिया पे, क्षेत्र पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी और उसने भारत से मदद मांगी थी। अब ये चीजें तो बाद में निकल के सामने आएंगी कि क्या वो वजह है जिस वजह से भूटान चुप है, क्योंकि डोकलाम में जब हुआ था तो डोकलाम में तो जैसे ही भारत को पता चला, भारत ने अपनी सेना भेजी और चीन को वहां से हटा दिया। लेकिन क्या वो वजह है जिस वजह से इस बार भूटान ने चुप्पी साध के रखी है, ये आने वाला वक्त बताएगा और आने वाले वक्त में इसके खुलासे भी होंगे। लेकिन चीन को रोकने के लिए जरूरी है प्रियंका, क्योंकि चीन विस्तारवाद देश है, डोकलाम भूटान जैसे जो देश है वो उसके निशाने पे हैं। भारत जैसे बड़े देश का वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितने छोटे देश उसके आसपास हैं उसकी जमीन पर कब्जा उसने किया है। आप मानिए कि जो जितना बड़ा चीन है आज, उसमें से 60% जो उसका भूमि का एरिया है वो उसने जबरदस्ती छोटे देशों के ऊपर कब्जा करके जमाया हुआ है। तो यहीं से पता चल जाता है कि चीन की क्या नीतियां हैं, किस प्रकार से वो विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो लेकिन जैसा आपने भी कहा कि भूटान को लेकर, तो आने वाला वक्त प्रियंका बताएगा कि क्या कुछ भूटान पर दबाव था, क्या कुछ भूटान ने दोनों देशों के बीच, चीन और उसके बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद शुरुआत भर है चीन के दखल की भूटान में, या इससे बढ़कर भी कुछ आगे होगा? टीपी त्यागी जी, आपकी नजर में भूटान के साथ ऐसा क्या चीन ने इस समय सौदा कर लिया है कि भूटान की सरकार अपना जमीन देने को भी तैयार हो गई है? जी बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दौरे हैं, 2 दौरे पाकिस्तान के लिए और 1 दौरा चीन के लिए। कैसे? यानी कि जब से यूनाइटेड एमिरेट्स यूएई और बहरीन को ने मान्यता दी है इजराइल को, तब से ही मुस्लिम कंट्रीज में एक मान्यता बढ़ गई है इजराइल के लिए, और जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द है। और इसी कंसर्न में एक चुपचाप कॉन्फिडेंशियल विजिट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया में की है, कल ही की है। और जो तीसरा देश है सेशेल्स, दरअसल में जो चाइना ने अपना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था, उसके अगेंस्ट हमने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया, और उस नेकलेस ऑफ डायमंड में एक डायमंड सेशेल्स है। और इसलिए ये जो उसकी विजिट है, ये पाकिस्तान को भी जवाब है और चाइना को भी जवाब है। जहां तक भूटान का सवाल है, मैं ये चीज खुल्लम खुल्ला नहीं कहना चाहता, लेकिन भूटान का तो कोई एम्बेसी नहीं है चाइना में। भूटान की तो रिप्रेजेंटेशन इंडिया करता है और इंडिया ही उसके बिहाफ के ऊपर बोलता है। ऐसे में भूटान का ये कह देना कि ये गांव दबी आवाज में ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ये किसी प्रेशर में कहा जा रहा है। राजेश जी सही कह रहे हैं, बहुत जल्दी पता लगेगा कि ये कौन सा प्रेशर है। प्रेशर कोई और नहीं है, प्रेशर पैसे का है या सत्ता का है, और उसके लिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और हमारी तैयारी में अब हमें सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि हमें जहां 15-15 दिन लगते थे खच्चर पे अरुणाचल प्रदेश की फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंचने के लिए, अब 7 घंटे लगते हैं। लेकिन 7 घंटे भी ज्यादा है। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 सालों की सरकारों से जवाब मांगा जाना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन अब हमें बिजली की गति से इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि चाहे लड़ाई हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में एक टेंशन तो हो गई। यानी कि एक जो एलएसी था वो भी एलओसी में तब्दील हो गया। एलओसी पे हमको लगातार डिप्लॉय रहना पड़ता है, ऐसे ही हम एलएसी में रहेंगे। हमारे 20 सियाचिन बन गए, हमारे लिए तो एक बड़ा सिरदर्द हो गया। उस सिरदर्द को कम करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार करना चाहिए। यही आज की तारीख में एक आंसर है।
पर पाकिस्तान के लिए आंसर ये नहीं है जैसे बीएसएफ ने कह दिया साहब हम तो 3000 किलोमीटर की जो रेखा है सब जगह चेक करेंगे, कहां कहां उन्होंने सुरंग बनाई है। अरे ये तो रिएक्शन है, यही तो गलत पॉलिसी है। मेरा कहना ये है कि हम अगर रिएक्शन से पिछले 5-7 सालों में नहीं कुछ सिखा पाए तो एक्शन वाली भूमिका में तो आना ही पड़ेगा। पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। हम जवाब के लिए नहीं इंतजार कर सकते हैं कि सामने से कोई अटैक होगा तो हम उसका रिएक्शन देने वाले हैं। एक सेकंड और एक्शन तो ठीक है। एक्शन मान लो हमने एक बालाकोट स्ट्राइक ले लिया, उसके बाद 3 महीने चुप बैठ गए। एक्शन की गंभीरता तब पता लगती है जब एक्शन के अंदर कंटिन्यूटी हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि 15 रोज तक रिलेंटलेस एक्शन लिया जाए। बस उसके बाद में एक खौफ और एक इकबाल पैदा हो जाएगा। तब मजाल है कि कोई आतंकी या ड्रग पेडलर हमारी सीमा में घुस पाए, और जो वहां की सीमा है वहां पे फंसा दीजिए। 60,000 फौजी भरी जवानी में हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। अब तो 370 हट गया है। कश्मीर के बॉर्डर पे उन्हें खेती की जमीन दो, बचा दो, मजाल है कि कोई घुसपैठ हो जाए। यही तो कारण है। चीन के अंदर क्यों नहीं होता आतंकवाद? चीन ने अपनी सीमा के ऊपर जहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है वहां अपने पूर्व सैनिकों को बता रखा है, और उन्होंने इतना हरा भरा कर दिया कि उसको आज ग्रीन वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम रिएक्शन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनका एक आया और हमने 10 मार दिए, हमारा एक क्यों मरा? हम अपना एक भी नहीं मरने देना चाहते। तो हमें एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज्यादा डिस्कशन उनसे पूछो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इससे काम नहीं चलेगा। एंड ऑफ इट। टीपी त्यागी जी, एक चीज तो जो आप कह रहे हैं शायद इसी का नतीजा है। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर हम लोग एक्शन में बिलीव करते, यानी अगर हम किसी भी देश की ट्रीटरी को और अपने साथ में चल रहे रिश्तों को सर्वोपरि रखते हैं और उसकी वजह से हम सिर्फ रिएक्शन करते आ रहे हैं, क्या ये कारण नहीं है कि आपने डोकलाम में धक्का दिया और बदले में हमें क्या मिला? 3 साल के बाद आपने एक और नया रास्ता ढूंढ लिया, आपने और सड़कें बना ली, आपने एक और गांव बसा लिया, क्योंकि हमने पहला कदम नहीं उठाया था, हमने किसी के कदम का जवाब दिया था। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी एक बहुत ही बड़ी विफलता रही है कि हमारी विदेश नीति में प्रोएक्टिवनेस नहीं रही है। हमारी जो विदेश नीति है रिएक्शनरी ज्यादा रही है, प्रोएक्टिव कम रही है। और इसका जो परिणाम ये हुआ है कि पाकिस्तान ने हमारा इसी तरह की सोच का फायदा उठाने की कोशिश की, चाइना ने भी इसी तरह की सोच का फायदा उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब जो पाकिस्तान के प्रति हमारी जो नीति है जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद के प्रति, उसकी वजह से पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले आतंकी कृत्यों में भारी कमी आई है। और चाइना आज जो दबाव महसूस कर रहा है वो इसी वजह से महसूस कर रहा है क्योंकि भारत लगातार अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो भी कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस है वो भी हाई अलर्ट मोड में है, और भारत अपनी लगातार तैयारियां कर रहा है। अगर इसी तरीके का अप्रोच जो आज इस नए भारत का दिखता है, वही अप्रोच यदि पिछले 70 साल में हमने अडॉप्ट किया होता, और उसी तरीके से प्रियंका जी एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम चाइना से डील करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ मिलिट्री पावर से ही डील नहीं हो सकता है। हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में हर तरीके का विकास शामिल है, आर्थिक विकास भी शामिल है, अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार को भी दूर करने की समस्या शामिल है, और हर तरीके से हमारा जो जितने भी की सेक्टर्स हैं सभी को लगातार डेवलप करने की आवश्यकता है। और जब तक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भारत की डेवलप नहीं होगी तब तक हम चाइना जैसे शक्तियों का, चाइना जैसे नकारात्मक अवसरवादी देशों का ठीक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। तो चाइना को लेकर के जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो एक बहुत ही व्यापक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, और वो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के आधार पर ही हम भविष्य में आने वाले डेकेड्स में चाइना को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। सिर्फ हम मिलिट्री पावर को डेवलप करके और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करके और बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके ही चाइना को हम बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। वो आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा और सभी सेक्टर्स का विकास करना पड़ेगा, तभी जाकर के चाइना जैसे एक शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। और ये बात भारत सरकार अब समझती है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से आज हमारी जो नीति आयोग है उसकी जो विजन डॉक्यूमेंट जो उसका आया है अगले 15 सालों का, उसमें हर एक सेक्टर की विकास की बात है, पूरे देश की विकास की बात है, जिसमें कि डिफेंस का सेक्टर और इकोनॉमी भी शामिल है, और वो सबसे जाहिर है कि वो सबसे महत्वपूर्ण उसका स्थान है। तो मुझे लगता है कि चाइना को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव और गहराई के साथ हमें विचार करने की जरूरत है।
क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है प्रियंका जी कि चाइना का जो चैलेंज है वो सिर्फ 2-4 सालों का नहीं है, ये जो सिर्फ 5 सालों का या 10 सालों का नहीं है, ये आने वाले कई डेकेड्स का चैलेंज है, इस पूरी शताब्दी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज भारत चूंकि पड़ोसी देश है इसीलिए भारत के सामने सबसे बड़ा है। अमेरिका के साथ भी ये चैलेंज है, लेकिन अमेरिका चूंकि दूरी पे है इसलिए और अमेरिका की पावर ऑलरेडी बहुत बड़ी है तो अमेरिका को डील करने की शक्ति रखता है। लेकिन भारत को यदि चाइना को बेहतर तरीके से आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में अगर डील करना है तो हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा। संजय और श्रीवास्तव हर जी, एक सेक्टर का अच्छी एक तरीके चीज से जो हमें विकास नहीं करना भूलनी पड़ेगा। चाहिए कि ये पिछले 1 साल में कुछ 6 महीनों के दौरान हुआ है राजेश, ये आप बेहतर बता सकते हैं इस समय हमारे दर्शकों को, कि हमने कुछ चीजों को वोकल कर दिया है कि हम जो कर रहे हैं वो हम बताएंगे, चीन को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चले कि चीन को ये झटके क्यों दिए जा रहे हैं। चाहे वो एप्लीकेशन बैन करने की बात हो, ये सरकार ने अब सब जगह ये कर दिया है कि अगर कोई भी फैसला होता है तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि चीन की जो हरकतें हैं अगर वो नहीं रुकती है तो उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। साथ में एक और भी चीज जो संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं, अगर आज किसी भी इलाके के अंदर बॉर्डर के नजदीक चीनी सैनिक हैं या उन्हें लाने के लिए साजो सामान आ रहा है, सड़कें बन रही हैं, गांव बसाए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि चीन को अंदाजा है कि भारत बहुत दिन तक चीन की इन हरकतों के लिए चुप नहीं बैठेगा, इसलिए शायद दिन रात एक करते हुए ऐसे काम किए जा रहे हैं। क्या ये आर्थिक मोर्चे वाली चोट से ये काम रुक सकते हैं? देखिए, आर्थिक मोर्चे वाली चोट से तो प्रियंका चीन को मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा असर होगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मान के चलिए, चीन को आदत है, चीन जब तक चीन के ऊपर ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी चीन नहीं मानेगा। भारत की बात की आपने, देखिए डिजिटल स्ट्राइक की बात हो, आज भी किया गया है, लेकिन भारत पहले ऐसा करता था, दिखाता नहीं था, भारत बोलता नहीं था। आप देखिए, हमने पिछले 2 महीनों के अंदर कम से कम 15 मिसाइलों के टेस्ट किए हैं और हमने हर मिसाइल टेस्ट की जानकारी दी है और बताया है, ये बताने के लिए कि चीन किसी गलतफहमी में ना रहे। भारत जहां सैन्य तौर पे अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, भाई आर्थिक तौर पे भी चीन को झटका देना भारत जानता है। दिवाली में आपने देख लिया कैसे हो हल्ला मचा था चीन के अंदर कि हमारी लाइटें खरीद लो, कोई हिंदुस्तानी चीन की लाइटें नहीं खरीद रहा था, नहीं चीन का सामान, भारत चीन से सामान तक नहीं मंगवाया गया। तो ये चीजें हैं, वो दिखाती हैं कि पूरा देश इस वक्त चीन के खिलाफ एकजुट है। लेकिन प्रियंका, यहां पे नॉर्थ ईस्ट की बात है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल जिस चिकन नेक के ऊपर चीन की नजर है वो भारत के लिहाज से बहुत बहुत अहमियत रखता है। वो सिलीगुड़ी का वो कॉरिडोर, अगर उस पे चीन पकड़ मजबूत करता है तो भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन पहले से कह चुका है प्रियंका कि मैं नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को भड़का रहा हूं, मैं आतंकवाद को नॉर्थ ईस्ट में भड़का रहा हूं अगर आपने ताइवान के लिए कुछ बोला। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि चीन क्या चाहता है। चीन आप आज भी अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता। चीन यह भी कहता है कि अगर मैं सिक्किम में इस प्रकार का अलगाववाद भड़का दूं और ये कहूं कि सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो हिंदुस्तान क्या करेगा। तो यहीं से शी जिनपिंग की मानसिकता का पता चलता है। वो चाहता है कि वो डोकलाम में आए, हमारे चिकन नेक पर अपना पकड़ मजबूत करे, और जब भारतीय सेना को अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो उन्हें सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है उसको पार करके ही प्रियंका जाना होगा। और अगर वहां पे भारतीय सेना को रोक दिया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी सेना मौजूद है युद्ध के वक्त में उन्हें हम मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। तो चीन की बहुत बड़ी कोशिश है, लेकिन भारतीय सेना से भाग चुकी है और आर्मी चीफ आज इसीलिए दौरे पे गए हैं। वो कमांड का दौरा करें, ईस्टर्न कमांड का, जहां पे वो पूरी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो स्थितियां हैं उनका जायजा लेंगे, सैन्य कमांडरों के साथ मिलेंगे, सैनिकों की हौसला अफजाई करेंगे और वो ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि डोकलाम में जो कुछ हो रहा है या सिक्किम में जो कुछ हो रहा है, अरुणाचल में जो रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिस्टम जो चीन की तरफ से लगाए गए हैं उसका हमने कैसे काउंटर करना है। क्योंकि अब लद्दाख के बाद का जो फोकस है चीन का वो प्रियंका नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चीन हरकत बेशक ना करे, लेकिन चीन की जो तैयारियां हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि चीन की अब टेढ़ी नजर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हो चुकी है और आर्मी चीफ वहां पे जाके अपनी तैयारियों का जायजा लेंगे। भारत तैयार है, भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है, लेकिन हां, हमें चिकन नेक को लेकर गंभीर होना होगा। और अगर वो भूटान के अंदर डोकलाम के आसपास बैठकर अगर हमारे लिए खतरा पैदा करता है तो शायद हमें उस खतरे का जवाब जल्द से जल्द तलाशना होगा ताकि ये खतरा जमीन पे ना उतर पाए। राजेश, इससे पहले कई बार संजय श्रीवास्तव जी और खुद टीपी त्यागी जी चर्चा का हिस्सा बने पिछले कई महीनों में, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को जाहिर किया है कि अगर पूर्वी लद्दाख के अंदर जो टेंशन है
इससे आगे बढ़ने का इरादा होता तो शायद ये समय चीन ने जाया नहीं किया होता। बर्फ का दौर, माइनस में चले जाना तापमान का, वो इंतजार नहीं करता। रास्ता कहीं और जाने का था और वो रास्ता बनते बनते समय लगता है, तो शायद इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट की चर्चा उस समय इतना नहीं कर पाए। लेकिन टीपी त्यागी जी, चिंता की बात नहीं है क्या नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर चीन जिस तरह से नजर आज गड़ा कर बैठा है? देखिए, अगर फिंगर 4 या फिंगर 5 या फिंगर 6 ये सब चीन ले ले तो ये उसका एक मामूली टैक्टिकल एडवांटेज होगा। अगर गलवान वैली ले भी ले तो वो उससे भी ज्यादा कम टेक्निकल एडवांटेज होगा, क्योंकि हम दौलत बेग ओल्डी पे ऊपर बैठे हैं। लिहाजा ईस्टर्न लद्दाख में वो प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। राजेश जी एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहे हैं। उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमारी भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, जैसे मुर्गे की गर्दन होती है। यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो सारे के सारे और रेस्ट ऑफ द कंट्री आपस में जुड़े हुए हैं एक नैरो कॉरिडोर से, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रखी जाती है एक पॉइंट से, जो पॉइंट डोकलाम प्लेटू से थोड़ी ही दूर है। अब अगर डोकलाम प्लेटू के पास उसकी सड़क बन जाती है तो वो उस पॉइंट से वहां नजर रख सकता है। नजर रख सकता है तो मतलब इंटरडिक्शन कर सकता है, और अगर इंटरडिक्शन कर सकता है तो केवल इतना ही नहीं कि हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी फौज होगी वो हमसे कट ऑफ हो जाएगी। तो ये ऐसी सिचुएशन होगी जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान की हुई थी। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश जी ने भी सही कहा, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। आज मैं एक बात पूछता हूं, आपके चैनल पे, माफ करना कड़वी बात होगी, लेकिन जब तक हम गुपकार डिक्लेरेशन को किसी तरह यस या नो करके कंट्री में रहने देंगे, ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आप ये बताइए कि हमारे ही देश में रह के हमारे ही लोग ये कहें कि अगर चीन आ जाए तो हमें कश्मीर में उनका शासन ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे ही लोग ये कहें कि हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, और वो लोग कोई डिक्लेरेशन करें और वो डिक्लेरेशन भी भ्रष्टाचार के ऊपर बेस्ड हो, और उसके बाद भी फिर हम उसे एक पॉलिटिकल वो करें। बोले कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव मतलब क्या? पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, दिस इज कॉल्ड कंप्रिहेंसिव। उस कंप्रिहेंसिव में ये भी आता है कि हमारी प्रॉब्लम ही क्या है। पिछले 70 साल में ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई होती। हमें 6 लाख की आर्मी कश्मीर में रखने की क्या जरूरत थी? इसलिए चूंकि कश्मीर के आदमी हमारे खिलाफ लड़े, और वहां की आवाम नहीं, वहां के ये लीडर, और इन लीडर्स के ऊपर एक्शन क्या लिया गया? खत्म कर देना चाहिए था। मैं कहता हूं एक आदमी को, केवल अब्दुल्ला, ये 7% की सीट पर बना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये भ्रष्टाचारी जिसकी बहन और जिसके रिश्तेदारों ने रोशनी एक्ट के अंदर आधे कश्मीर को बेच दिया, इसको जेल में डाल दिया जाए। एक आदमी को जेल में डाल के देखो। यही तो एक तरकीब होती है इकबाल को और खौफ को पैदा करने की। अब इसमें मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब कैंसर हो चुका है तो हाथ काटिए। दिस इज नेसेसरी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है, बट दिस इज रिक्वायर्ड सर, दिस इज रिक्वायर्ड। इस कंट्री में जो अंदरूनी प्रॉब्लम है, अब चीन और पाकिस्तान हम निपट लेंगे। फौज कॉम्पिटेंट। आज तक 1 इंच जमीन पाकिस्तान ले पाया क्या? कहता रहा वो अपने आप को कि मैं तो महमूद गजनवी और मोहम्मद कासिम और इनका वो हूँ, डिसेंडेंट हूँ, लेकिन नहीं ले पाया ना। और चीन के एडवांस को पहली बार रोका गया क्योंकि कम से कम हम खड़े हो गए। अभी भी उसके लिए एक्शन लेने के लिए हमको अंदर से सफाई करने की जरूरत है। अंदर से सफाई करने में एक एक्शन तो हो गया, 370 हट गया। अब एक एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो लीडर जिन्होंने ये कहा है कि चीन हमें ज्यादा पसंद है या हम तिरंगा झंडा नहीं हटाएंगे, इनमें से एक को जेल में डाल दो, एंड यू विल फाइंड इन 15 डेज। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है। मौत और खतरे के सामने आदमी कैसे बिहेव करता है ये आम आदमी नहीं समझ सकता। टीवी के ऊपर बैठ के डिबेट करने वाले लोगों को, एक आदमी को, एक किसी ब्यूरोक्रेट को मुझे बता दो जिसे 24 घंटे ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रहने का तजुर्बा हो, और वो भी तब जब आर्टिलरी फायर हो रहा हो। लेकिन बात सब करेंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने लड़ाई देखी है, जो इस चीज को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जब
सामने दुश्मन हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, जब सामने दुश्मन हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। देन यू हैव टू बिहेव इन ए स्ट्रिक्ट मैनर। यस मैम। संजय श्रीवास्तव जी, टीपी त्यागी जी जो कह रहे हैं, कितना आपकी नजर में असर डालता है ऐसी सिचुएशन पर, जब हम जानते हैं कि हम चीन के साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि चीन की सरकार भी बेहतर है, शिनजिंग भी बहुत अच्छे हैं, अपने ही देश में बैठकर जो बाहर की पॉलिटिक्स को नहीं समझते और देश के अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जिससे लोगों का ध्यान उस तरफ जाए कि चीन शायद कोई गलती नहीं कर रहा, भारत की सरकार ही गलत कर रही है। जी देखिए, मैं उनकी भावनाओं से, कर्नल त्यागी की भावनाओं से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, उसका सम्मान करता हूं जी, क्योंकि वो सैनिक रहे हैं और जाहिर है कि जो मौत के सामने जो एक्शन लिया जाता है और जो क्विक एक्शन लेने की जो बात कर रहे हैं, मैं उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन जब मैं कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर की बात कर रहा था तो उसमें मैंने भ्रष्टाचार और देश को, जो देश के अंदर बैठे हुए देश के जो दुश्मन हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं, मैं उनकी भी सफाई की बात करता हूं। और जब तक वो बिल्कुल त्यागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक इस तरह के देश के दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, देश के जो गद्दार हैं, जो देश के ही खाते हैं और देश के खिलाफ ही काम करते हैं, उनकी भी सफाई होना इसी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को बनाने का ही पार्ट है। और जाहिर है कि इस तरह के जो भी तत्व हैं, जो भी तथाकथित अपने आप को नेता समझने वाले ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 370 और 35A जैसे कानून भारत में 70 सालों तक रह गए, वो इसी वजह से रह पाए क्योंकि जो देश की जो हुक्मरान थे, उन्होंने लगातार जो है इसी तरह की साजिशों में फंस करके और पूरे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को बरगला के रखा। 370 और 35A का आधार बना करके पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को भटकाता था, बरगलाता था, उन्हें कहा करता था कि ये तुम अलग हो, तुम्हारा जो है स्वरूप अलग है, तुम्हारा संविधान है, तुम्हारा अलग झंडा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की जो एक नीतियां थी, उसको बना के रखने का काम इस देश के भ्रष्टाचारी शासकों ने किया है और इस देश को लगातार जो है कमजोर रखने की स्थिति की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। और उसी वजह से पहले पाकिस्तान से आने वालों का स्वागत करते थे, अब चीन से जो भी कह दिया जाए उसको मान लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजेश आपका भी, टीपी त्यागी जी आपका भी, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी। लेकिन एक चीज है जो जग जाहिर हो गई है कि चीन इस समय फड़फड़ा रहा है, वो इसलिए क्योंकि पूर्वी लद्दाख के अंदर खेला गया दाव, जिस पर पूरी तरह से पानी फिर गया, उसके बाद से डोकलाम का रास्ता उसे बेहतर लगता है। लेकिन इन्हीं रास्तों को भारतीय सेना ने पहले कई बार बंद किया है। चिंता इस बात की भी चीन को सता रही है कि इन्हीं रास्तों पर अब जब भारतीय सैनिक नजर गड़ाए बैठे हैं तो क्या होगा। चीन यहां से आगे बढ़ना तो भूल जाएगा, लेकिन इन्हीं रास्तों पर की गई मेहनत उसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि चीन के कई ऐसे प्लान हैं जिसको इससे पहले भारतीय सेना ने धराशायी किया है, डिकोड किया है और यह बताया जिनपिंग को कि दरअसल जिन रास्तों पर जिनपिंग चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। भारतीय सेना ऐसे खतरों से खेलना बहुत अच्छे से जानती है। फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।